Hello, Namaskar, and Jai Hind, and welcome all the viewers to this session of Contemporary Thrust, a series which is dedicated to the study of 100% dedicated to the study of current affairs, current topics of regional, national, and international level, powered by Growth Mount UPSC. I am along with you, ध्रुव जानी. आपको कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के इस श्रृंखला का उद्देश्य मालूम ही है. हम किसी भी दिलचस्प मुद्दे को उठाकर हम लोग यहाँ उसके ऊपर उसका विहंगावलोकन करते हैं. उसका ओवरव्यू लेते हैं और एक एजेंडे के तहत तो पूरे मुद्दे का जो है विश्लेषण करते हैं, पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं. तो आज भी हमने एक ऐसा ही मुद्दा लिया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से है, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का मुद्दा है, और उसमें इजराइल जो है वो आज हमारी चर्चा के केंद्र में है. और जब इजराइल का नाम आता है तो हमारी दिलचस्पी ऐसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि इजराइल एक बहुत ही असाधारण सा देश है, असामान्य सा उसका वर्तन है, और कई सारे पहलू है जिन पहलुओं में इजराइल जो है वो आज पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है. अगर डिफेंस की बात करें, अगर लश्करी तालीम की बात करें, डिफेंस यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, फिर बाद में लश्करी तालीम हो गई, फिर बाद में कृषि की बात करें, ठीक है, अगर कोविड के नियंत्रण की बात करें तो भी इजराइल नंबर 1 है, वैक्सीनेशन की बात करें तो भी इजराइल नंबर 1 है. तो इस तरह इजराइल जो है वो एक असाधारण सा देश है, और यह देश की इसी असाधारणता हमें एक प्रकार की क्यूरियोसिटी हमें प्राप्त करवाती है. तो आज एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे. पिछले कई दिनों से इंटरनेशनल मीडिया में कई सारे खबरें आ रही है, और कहा जा रहा है कि इजराइल जिसको अपना कैपिटल मानता है, अपनी राजधानी मानता है, यानी कि जेरूसलम, जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक नगर है, तो यह जेरूसलम में पैलेस्टीन के लोग, जो कि एक इस्लामी एक कल्पित राज्य है, और एक अलग इजराइल से एक अलग इस्लामी राज्य की मांग कर रहे हैं. पैलेस्टाइन जैसे नागालैंड आज भारत से एक अलग राज्य की मांग कर रहा है, ठीक वैसे ही यहाँ पैलेस्टीन जो है या पैलेस्टीन जो है वो वे लोग मांग कर रहे हैं इजराइल से अलग होने की. वो पूरी इस्लामिक प्रजा है. तो कहा जा रहा है कि इजरायली पुलिस ने इन इस्लामियों के ऊपर, जो पैलेस्टीन के वतनी है, वहाँ के मूल है, उनके ऊपर हमला कर दिया, और लगभग सोमवार के दिन लगभग 300 से अधिक श्रद्धालुओं को यहाँ इंजर्ड कर दिया. श्रद्धालु इसलिए क्योंकि अल अक्सा नामक एक मॉस्क है जहाँ ये वारदात हुई, जहाँ एक घटना बनी, और ये मॉस्क इस्लामी श्रद्धालुओं का एक आस्था का केंद्र है, और माना जाता है कि इस्लामियों के लिए लगभग ये तीसरी सबसे बड़ी पवित्र जगह है, मक्का और मदीना के बाद. तो देखेंगे पूरा मुद्दा. मगर जैसे आपको मालूम है कि यहाँ जो हम लोग मुद्दे लेते हैं वो बहुत ही बड़े लेते हैं, बहुत ही गहरे मुद्दे होते हैं, तो यहाँ पूर्ण रूप से उनके ऊपर चर्चा यहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है. तो इसीलिए एजेंडे के तहत बात करते हैं और एक विहंगावलोकन करते हैं, किसी भी मुद्दे के ऊपर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं. साथ ही में कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट अगर देखें तो 100% परीक्षा तैयारियों के साथ संबंधी नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी बातें होती है जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परीक्षा के ऊपर प्रभाव नहीं रहता, मगर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते साथ ही में कुछ सीखने की, कुछ जानने की, कुछ समझने की इच्छा रखने वाले, भूख रखने वाले लोगों के लिए ये सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है. मगर फिर भी परीक्षाओं में भी यहाँ से जो सीखी हुई बातें हैं वो कहीं ना कहीं तो उपयोगी बन सकती है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वही उद्देश्य रखते हैं कि ये जो पूरा जो कंटेंट है वो कंटेंट बहुत ही हम अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सके, और साथ ही में इसमें हमारे रिसर्च जो है वो भी डाल सके, ताकि आपके लिए ये बेहतर हो जाए. अब शुरू करते हैं आज की मूल चर्चा. जैसे आपको कवर दिख रहा है, यहाँ बम्बार्डिंग हो रहा है, यानी कि इजरायली रॉकेट, यहाँ पूरा जो अल अक्सा नामक मस्जिद का जो पूरा कंपाउंड है या पूरा मैदान के लीजिए, ये मैदान के ऊपर यहाँ इजरायली अटैक हो रहा है. यहाँ पैलेस्टीन के लोग यहाँ जो है पूजा कर रहे थे, अपनी इबादत कर रहे थे, और उसी में जो है इसी समय में इजराइल ने हमला बोल दिया था. मगर अगर इसका आधार देखें इस हमले का, तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जो कि हम लोग इस चर्चा के दरमियान जाने का प्रयास करेंगे. मगर सबसे पहले कवर को एनालाइज कर लेंगे. यहाँ जेरूसलम है, जैसे आपको मैप में दिख रहा है, हम लोग आगे भी दिखाएंगे. इजराइल की पूरी जो भौगोलिक स्थिति है वो भी हम देखेंगे, अल अक्सा की भौगोलिक स्थिति है वो भी देखेंगे, और साथ ही में पैलेस्टीन जो है, जो कि एक कल्पित राज्य है, यह एक ट्यून्टेटिव राज्य है, यह कल्पित राज्य है, और काफ़ी सालों से लगभग 1980 से ये एक स्वाधीन राष्ट्र होने की मांग कर रहा है. मगर
इसराइल जो है वो अपने हिस्सों को जो है ऐसा बंटने नहीं देना चाहता, तो वो रिस्ट्रेंट कर रहा है। वहीं पैलेस्टीन जो है वे अपनी मांग पूरी कर रहे हैं और अपनी मांग पूरी करने के लिए कहीं कहीं हिंसा का सहारा भी लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यहाँ आपके सामने टाइटल दृश्यमान है, बिहाइंड द क्लासिस ऑफ जेरूसलम्स अल अक्सा। अल अक्सा एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही आप समझ लीजिए कि पॉपुलर मॉस्क है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लामियों में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। तो अपने आप में ये बहुत ही पॉपुलर जगह है, और ये पॉपुलर जगह मात्र और मात्र पवित्र ही नहीं मगर पवित्र के साथ विवादास्पद भी है। जितनी पवित्र है उतनी ही विवादास्पद है। और साथ ही में ये भी एक बात मैं आपको बता दूं जेरूसलम के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर रहा है, इसकी एक अपना एक अनोखा इतिहास है। साथ ही में इसकी अपनी एक अनोखी अस्मिता है, क्योंकि तीनों बड़े धर्म नेमली ईसाई, इस्लाम और यहूदी, ये तीनों धर्मों का यहाँ पवित्र स्थान माना जाता है। तीनों धर्मों का ये पवित्र संगम है, तो इसलिए ये भी ज़्यादा विवादास्पद है और पवित्र तो है ही है। तो देखेंगे पूरी चर्चा। जैसे आपको मालूम है कि इस चर्चा को हम लोग एजेंडे के तहत देखते हैं। आज हमारे पास 4 मुख्य मुद्दे हैं जिसके तहत आज की चर्चा देखनी है। सबसे प्रथम वीक ऑफ टेंशंस, यानी कि जो हिंसा हुई है उस हिंसा के आधार को लेकर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। देखेंगे कि क्यों ये हिंसा हो गई, क्योंकि अचानक से तो नहीं हुई, ये बात तो पक्की है। दूसरे मुद्दे पर द मॉस्क एंड द माउंट देखेंगे, यानी कि आज जो अल अक्सा मॉस्क की बात हो रही है वो पूरे एरिया को समझेंगे, और ये पूरा मुद्दा कहाँ पे स्थित है और कैसे इतने विवाद में है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। वर्ल्ड कंसर्न्स, जो ये वारदात घटी है इसराइल में, तो पूरे विश्व ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दी है। तो उनमें से कुछ एक जो अच्छे या जो महत्वपूर्ण देश है, महत्वपूर्ण राष्ट्र है, उनकी प्रतिक्रिया को देखेंगे, और साथ ही में इजराइल का क्या रिस्पॉन्स है इस पूरे मुद्दे के बारे में वो भी समझेंगे। क्विकली देखेंगे पूरी चीज़ है, जिसमें सबसे प्रथम हमें वीक ऑफ टेंशन में देखना है। देखिए कुछ दिनों पहले, यानी कि जो शुक्रवार गया वो शुक्रवार रमज़ान का आखिरी शुक्रवार था, और काफ़ी सारे लोग इस्लामी श्रद्धालु काफ़ी सारे इस्लामी श्रद्धालु यहाँ अल अक्सा मॉस्क में अपनी इबादत करने के लिए आया था। तो तभी इसराइली पुलिस ने इनके ऊपर हमला कर दिया, और लगभग शुक्रवार को लगभग 150 इस्लामियों को घायल कर दिया, और ये सारे इस्लामी पैलेस्टीन के हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो यहूदी राष्ट्र है, और आजू बाजू के जो सारे उनके पड़ोसी है वे सारे के सारे इस्लामी है, समृद्ध इस्लामी है, और सारे दुश्मन है इजराइल के, यहूदी प्रजा के। मगर इजराइल इतने वर्षों से ऐसे झगड़ाखोर पड़ोसियों के बीच में टिक गया, और ना ही केवल टिक गया मगर उसमें से एक बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर भी आया। तो यहाँ ये बात देखनी है कि शुक्रवार को, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्राइडे को, फिर मंडे को टेंशन फिर आ गया और इजरायली फोर्स ने काउंटर अटैक कर दिया, और कहा जा रहा है कि 300 से अधिक लोग घायल हो गए। शुक्रवार को 150 से अधिक घायल हुए, मंडे को 300 से अधिक घायल हुए। दोनों पक्ष सेम ही है, एक बाजू इस्लामी श्रद्धालु है पैलेस्टीन के, और एक बाजू इजरायली पुलिस फोर्स है। अब इसका पूरा आधार जो है वो कहा जा रहा है कि 15 दिनों के पहले, यानी कि 2 वीक के पहले, 2 सप्ताह के पहले, इजराइल ने लगभग 12 से 15 पैलेस्टीन लोगों को या पैलेस्टीन को ईस्ट जेरूसलम से निकाल दिया था, यानी कि इजराइल एनविक्टेड डजन्स ऑफ पैलेस्टीनियंस फ्रॉम ईस्ट जेरूसलम। तो यहीं से ये बात जो है वो आगे बढ़ गई, और इतनी आगे बढ़ गई कि इस्लामी श्रद्धालु और इजराइल के सुरक्षा बलों के बीच में तनाव का जो है निर्माण हो गया, तनावपूर्ण परिस्थिति आ गई, और इतनी तनावपूर्ण कि इजरायली फोर्सेस को रिटेलिएट करना पड़ा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो इस्लामी श्रद्धालु थे वे भी अंदर से जो है स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे,
यानी कि पत्थर या ऐसी जो है कुछ चीज़ों का वे लोग प्रहार कर रहे थे इजरायली पुलिस फोर्स के ऊपर, ये भी कहा जा रहा है। मगर यहाँ अगर विश्व को देखें, विश्व के अलग अलग देशों ने दी प्रतिक्रिया को देखें, तो सब ने इसराइल को ही कोसा है और बताया है कि ये जो इसराइल पैलेस्टीन के ऊपर या इस्लामी के ऊपर जो आज अन्याय कर रहा है, वो अन्याय ठीक नहीं है, ये ज़्यादा चल नहीं सकता। तो ये सारी बात है, यहाँ से ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ और आज पूरे विश्व के अखबारों में, पूरे विश्व के मीडिया में ये बात जो है वो फैल गई है। और ये भी एक दुर्भाग्यवश बात है कि रमज़ान के इस पवित्र मौके पर ऐसा हो रहा है और इसमें हम मानव को ही या हम मानवों को ही समझना चाहिए और दोनों पक्षों के बीच में शांति जो है वो बरकरार रखनी चाहिए या रहनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। साथ ही में यहाँ रबर बुलेट्स के फायरिंग भी किए गए हैं इजरायली सुरक्षा बलों के द्वारा। टीयर गैस के सेल्स भी यहाँ छोड़े गए हैं ताकि जो भीड़ लगी थी उसे बिखरा जा सके, उसे स्प्रेड करा जा सके। और इतने में ही कई सारे जो आप समझ लीजिए कि जो इस्लामी थे वे घायल भी हो गए हैं, पैलेस्टाइन के वतनी थे। अब यहाँ हमें समझना है कि जो ईस्ट जेरूशलम की बात है, ये ईस्ट जेरूशलम दरअसल में जेरूशलम का एक पूर्वीय हिस्सा है जो कि बहुत ही पहले से ही विवादास्पद है, बहुत ही पहले से विवादास्पद अवस्था में है। देखिए, अब देखते हैं कि जेरूशलम जो है उसका भौगोलिक स्थान क्या है और कैसे ईस्ट जेरूशलम और वेस्ट जेरूशलम का विभाजन होता है। देखिए, यहाँ सबसे प्रथम जेरूशलम है और ये पूरा जो है वो इजराइल है, ये पूरा इजराइल है और बीच में जो यहाँ स्टार लगा हुआ है, यहाँ जेरूशलम स्थित है, ये बाकी का इजराइल है। ठीक है, अगर फर्दर इसे जूम इन करें तो हमें यहाँ जेरूशलम का नक्शा देखने को मिलेगा जिसमें हमें ईस्ट जेरूशलम भी अलग से दृश्यमान है, कलर कोडिंग दिया हुआ है, वेस्ट जेरूशलम भी दृश्यमान है जहाँ कोई आज रहता नहीं, यानी कि नो मैंस लैंड जिसे कहा जाता है, वो भी आज यहाँ दृश्यमान है हमें। और जो ओल्ड सिटी है, ओल्ड सिटी उसकी भी पेरीफेरी हमें यहाँ दृश्यमान है। तो देखेंगे सबसे प्रथम वेस्ट जेरूशलम विच इज इन ब्लू, वेस्ट जेरूशलम। वहीं जो पूरा ग्रीन वाला इलाका है यह सारा ईस्ट जेरूशलम कहलाता है। लाल जहां रंग आपको दिख रहा है वहां कोई नहीं रहता, नो मैंस लैंड। और वहीं जो यहाँ हमें आउटलाइन दिखती है ये ओल्ड सिटी की है, यानी कि जो मूलभूत शहर था वो इतना सही था। ये बात है ईसा मसीहा के समय की, मगर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आधुनिक युग आता गया वैसे वैसे ये शहर बड़ा होता गया और आज इसका आकार लगभग लगभग इतना सा है। और अगर किलोमीटर की दृष्टि से देखें तो जेरूशलम का एरिया लगभग लगभग 125 किलोमीटर स्क्वायर का है। 125 किलोमीटर में यह फैला पूरा नगर है और ये नगर बहुत ही विवादास्पद है। पैलेस्टीन बोलते हैं कि ये हमारी राजधानी है, इजराइल जो है वो बोलता है कि ये हमारी राजधानी है। इजराइल ने ये जेरूशलम 1967 की अरब इजराइल वॉर में छीन लिया था और तब से इन्हीं के पास है। और छीन कर अपने वहाँ कोई ऐसा कानूनी संशोधन किए, ऐसा कोई कानून दाखिल किए और उस कानून के मुताबिक उन्होंने जेरूशलम को अपनी राजधानी घोषित कर दी। इजराइल की बात कर रहा हूँ। ठीक वैसे ही पैलेस्टीन ने भी किया। पैलेस्टीन ने भी जो है कुछ एक कानून घड़कर इस नगर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। तो इसलिए विवाद जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। साथ ही में अल अक्सा मॉस्क जिसको हम लोग आगे देखेंगे, जिसका परीक्षण आगे करेंगे, वो भी एक बहुत ही विवादास्पद जो है जगह है जो कि इस पूरे विवाद के केंद्र में है। ठीक है, अगर इजराइल जेरूशलम चाहता है तो इजराइल जेरूशलम में अल अक्सा का जो एरिया है उसकी बात करता है, उसे चाहता है। अगर पैलेस्टीन जेरूशलम को चाहता है तो पैलेस्टीन को भी अल अक्सा ही चाहिए। ठीक है, तो मध्य में, इस विवाद के मध्य में अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड है जो कि थोड़ा बड़ा है, लगभग लगभग 36 एकड़ में फैला हुआ ये कंपाउंड है। अगर हेक्टर की बात करें तो 14.4 या 5 हेक्टर में यह फैला हुआ है।
ठीक है, तो ये पूरे इस एरिया की बात है जिसको हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। मगर यहाँ फिलहाल में यही देखना है कि जेरूसलम 1967 की अरब इजराइल वॉर में इजराइल ने छीन लिया था। लेटर इजराइल एनेक्स्ड इट एंड टैग्ड इट इनटू ए वेस्ट जेरूसलम, यानी कि आज का जो ये वेस्ट जेरूसलम का एरिया है, ये एरिया इजराइल ने दबोच लिया था अरबों से 1967 की वॉर में। और ये वॉर बहुत ही प्रख्यात है, लगभग 6 या 7 दिन चली थी, बहुत ही डिसीजिव वॉर थी, जिसके बाद सऊदी और इजराइल के बीच में जो संबंध थे वो बहुत ही बिगड़ गए थे, जो आज दिन तक बिगड़े हुए ही है। मगर अब धीरे धीरे कहा जा रहा है कि सऊदी भी यह चीज़ों को समझ रहा है, सऊदी भी रीजनल यूनिटी की जो अवधारणा है उसे अब समझ रहा है और इजराइल के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रहा है। तो ये सारी सकारात्मक बातें हैं। मगर यहाँ इस विषय की बात करें तो हमें ये भौगोलिक स्थिति देखनी थी, वेस्ट जेरूसलम ईस्ट जेरूसलम का ये पूरा जो मुद्दा है वो देखना था, जो हमने देखने का प्रयास किया। अब दूसरे मुद्दे में हमें द मॉस्क एंड द माउंट देखना है, यानी कि ये मॉस्क अल अक्सा नामक जो मॉस्क है और उसके साथ टेम्पल माउंट जिसे कहा जाता है, यह जगह है टेम्पल माउंट। और इसी टेम्पल माउंट के ऊपर अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड स्थित है। अगर इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, देखिए ये बड़ा सा कंपाउंड है जैसे हमने देखा, और ये बड़े से कंपाउंड के लिए ही आज इजराइल और पैलेस्टीन आमने सामने है। यही कंपाउंड के लिए वे लोग आमने सामने हैं, क्योंकि टेम्पल माउंट में जुडिस की भी एक पवित्र जो है उनका भी एक स्थल है यहूदियों का, और वहीं इस्लामियों का भी पवित्र स्थल है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों के बीच में तकरार जो है इस जगह को लेकर वो होने वाली है। और दिलचस्प बात यहाँ ये है कि वर्ष 1990 से यहाँ नॉन इस्लामी को एंट्री नहीं है। नॉन इस्लामी यानी कि बिन इस्लामी के प्रवेश के ऊपर यहाँ निषेध है, उनको यहाँ अंदर जो है एंट्री नहीं मिलती है। और यही इस तनाव का मुख्य कारण है, क्योंकि यहूदियों को यहाँ जाने का मौका नहीं मिलता। यहूदियों की एक पवित्र स्थल होने के बावजूद भी इनको यहाँ आने का मौका नहीं मिलता। और ये पवित्र स्थल को आई थिंक वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, या वेलिंग वॉल भी इसे कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही धार्मिक है, बहुत ही जो है यहूदी जो है उनके श्रद्धा के केंद्र में है, मगर फिर भी वे लोग यहाँ नहीं जा पाते। और इसीलिए पिछले कुछ सालों में यहाँ पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में इस पूरे कंपाउंड को लेकर ये मुद्दा जो है वो थोड़ा हिंसक होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन हिंसक होता जा रहा है। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लामियों के लिए बहुत ही अच्छी साइट है, लगभग तीसरी सबसे पवित्र साइट मानी जाती है। वहीं जुडिजियम के लिए भी यह पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि यह अल अक्सा मॉस्क के बगल में ही, जहां अल अक्सा मॉस्क की जो दीवार की जो सीमा है वो पूरी हो, तो वहीं से जुडिज्म यानी कि यहूदियों का पवित्र स्थान शुरू होता है। तो बहुत ही बगल में है और इनको यहाँ जाने का मौका नहीं मिलता है। और ये सारी मॉस्क की जो कोई अच्छी से अच्छी बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग है गोल्डन डोम वाली, जो हमने हमारे एजेंडे के कवर में देखी थी। वो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स की सबसे अच्छी बिल्डिंग है और सबसे अच्छा स्थापत्य भी यहाँ माना जाता है। जैसे मैंने आपको इसके एरिया की बात करी कि इसका एरिया लगभग 36 एकड़ में फैला हुआ है, और यहाँ काफ़ी सारी कब्रें हैं, काफ़ी सारी मस्जिदें हैं, या अन्य जो है कोई बिल्डिंग है, मतलब पूरा यह समूह है। और ये समूह में
इस्लामी श्रद्धालु भी आते हैं क्योंकि उन लोगों का भी पवित्र स्थान है, और यहूदी भी आना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों का भी यहाँ पवित्र स्थान है। तो ये बात हुई इसके भौगोलिक स्थान की। अब आगे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि अल अक्सा दोनों देशों के जो है इस दुश्मनावट के मध्य में है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी तरीके से यह पूरी जगह के ऊपर अपना अपना दावा कर रहे हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों इसको अपना कैपिटल मानते हैं, जेरूसलम को। दोनों बोलते हैं कि ये हमारा जो है पाटनगर है या हमारी ये राजधानी है। इसके लिए पूरी टाइमलाइन है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, और अगर जेरूसलम की हिस्ट्री की बात करें तो वो ही अपने आप में एक बहुत ही गहरा विषय है, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे आते हैं। जेरूसलम का उदय आता है, फिर जेरूसलम में विकास आता है, जेरूसलम का इस्लामीकरण वो भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, फिर उसके बाद जेरूसलम का यहूदीकरण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर यहाँ हम लोग आधुनिक युग की बात करेंगे, और इस अगर आधुनिक युग के संदर्भ में देखें तो जुलाई 1980 में सबसे प्रथम बार इजरायली संसद ने कानून पास किया, कानून पारित किया, और इस कानून के मुताबिक जेरूसलम राजधानी था। जेरूसलम को राजधानी घोषित कर दी। ठीक है, तो कुल मिला के वे लोग समझते थे कि यह हमारा ही शहर है, हमारा ही नगर है, तो हम इसे जो चाहे कर सकते हैं। तो उन्होंने राजधानी का दर्जा जो है वो दे दिया। फिर बाद में पैलेस्टीन मूवमेंट शुरू हुई, पैलेस्टीन को स्वाधीनता दिलवाने के लिए सन 1988 से पैलेस्टाइन ने घोषित किया स्वाधीनता। तो उन लोगों ने भी अपना ये आंदोलन का केंद्र या अपना पाटनगर या अपनी राजधानी जेरूसलम को ही घोषित किया। फिर बाद में 2000 में पैलेस्टीन ने जेरूसलम को एक अपने पाटनगर के रूप में डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर्ड जेरूसलम एज कैपिटल। अब दिक्कत है, दोनों ही देश अपने अपने रूप से, या पैलेस्टीन को देश तो नहीं कहा जाता, मगर फिर भी आज अमेरिका जैसी महासत्ता भी इनको रिकॉग्निशन प्राप्त करवाते हैं, या इनको आप समझ लीजिए कि मान्यता प्राप्त करते हैं। तो एक प्रकार से हमें ये कहना चाहिए कि आज भले ही ये फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं है, मगर एक प्रकार की अथॉरिटी पैलेस्टीन में मौजूद है, जो वहाँ के शासन प्रशासन के लिए आज जिम्मेदार है, वहाँ के लोगों के कल्याण के लिए आज जिम्मेदार है। तो इसलिए यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि पैलेस्टीन ने अपना जो कल्पित राज्य था उसका जो है उसकी राजधानी के रूप में, उसके कैपिटल के रूप में यहाँ जेरूसलम को 2000 के वर्ष में मान्यता दे दी। ठीक है, तो ये इसकी टाइमलाइन है, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये आधुनिक टाइमलाइन है। मात्र 3 ही समय की रेखा पर 3 ही बिंदु हमने देखे, और ये समय की रेखा आधुनिक काल की है। मगर जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे जेरूसलम का इतिहास जो है वो और दिलचस्प होता जाएगा और विस्तृत होता जाएगा, जो आज यहाँ करना संभव नहीं है। हमारे स्टैटिक के पोर्शन में जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे होंगे, या इंटरनेशनल आप समझ लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे होंगे, तब वहाँ इसकी चर्चा करेंगे, इसके उदय के बारे में देखेंगे, और कैसे अलग अलग समय बिंदुओं के ऊपर कैसे जेरूसलम ने अलग अलग अनुभव किए, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं। मगर आज अगर पैलेस्टाइन की बात करें तो आज पैलेस्टाइन अपना कामकाज रामल्ला नामक शहर से चलवाता है, यानी कि आज रामल्ला पैलेस्टाइन का पाटनगर है, पाटनगर के तौर पर काम करता है, जो कि जेरूसलम के उत्तरीय हिस्से में है। अब आगे देखें तो 1967 की वॉर के बाद इजराइल ने जॉर्डन को ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया था जेरूसलम का, और या आप कह लीजिए अल अक्सा कंपाउंड का।
और तब से आज दिन तक वहाँ बिन इस्लामी अलाउड नहीं है अंदर, बिन इस्लामी अंदर नहीं जा सकते पूरे कंपाउंड में। मगर 1990 से धीरे धीरे अब जो यहूदी है वे भी अपनी पवित्र जगह तक जाना चाहते हैं और वे भी संघर्ष कर रहे हैं, और यही उनका प्रयत्न हिंसक संघर्षों में तब्दील होता है और कई सारी लाशों के ढेर जो है वो यहाँ लग जाते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो कि हमें यहाँ आज देखनी थी। उसके बाद का मुद्दा देखें तो वर्ल्ड कंसर्न, जैसे मैंने आपको बताया कि जब से ये वारदात हुई है, जब से ये घटना घटी है, इंटरनेशनल मीडिया में जो है जब से छा गई है, तब से विश्व के अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया आने लगी, जिसमें सबसे प्रथम विश्व जमादार यानी कि यूएसए है। यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका नाम है लेक सुविलियन, ठीक है। तो लेक सुविलियन कहते हैं अपने काउंटर पार्ट से यानी कि इजरायली सुरक्षा सलाहकार से कि भाई आपको इस पूरी घटना की जो है घटना की निंदा करनी चाहिए और एक अफसोस व्यक्त करना चाहिए पब्लिकली, ठीक है। तो ये सबसे पहले थे यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि अपने इजरायली सिक्योरिटी एडवाइजर को ऐसा कहते थे। फिर बाद में व्हाइट हाउस ने भी दोनों ही देशों को या दोनों ही अथॉरिटी को, दोनों ही पक्षों को निर्णयात्मक निर्णय लेने के लिए कहा है और शांति बनाए रखने के लिए कहा है, और ये पूरी घटना की निंदा भी उन्होंने जम के करी है। फिर बाद में यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस वो भी कहते हैं कि भाई ये जो हुआ वो बहुत ही जो है खराब हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने भी काफ़ी खेद व्यक्त किया। साथ ही यूएई, ठीक है, जिन्होंने कुछ वर्षों पहले ही इजराइल को मान्यता दे दी, क्योंकि आज दिन तक जब से अरब इजराइल वार खत्म हुई तब से इजराइल एक बाजू पूरा अरब विश्व, तो यही चल रहा था। मगर अब्राहम एकॉर्ड के तहत, अब्राहम एकॉर्ड के तहत यूएई ने, मोरक्को ने, सूडान ने और बहरीन ने, चारों अरब कंट्रीज ने इजराइल को मान्यता दे दी, इजराइल रिकॉग्निशन। मगर फिर भी इजराइल को इतने वर्षों के बाद मान्यता देने के बाद भी, उसके बावजूद भी यूएई ने इस पूरी घटना को बहुत ही घटना की निंदा की है, और आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से इजराइल को बोला कि भाई आप ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप अपने देश में, अपने प्रदेश में शांति कायम रखें, शांति बनाए रखें। फिर उसके बाद देखें तो सऊदी एक ऐसा देश है जिसका जिक्र मैंने पहले किया इसी श्रृंखला में और आज के ही सत्र में, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो मुख्य दुश्मन था इजराइल का, मगर अब्राहम एकॉर्ड को उसने सहमति दे दी, और ये सहमति प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, टैक्टिकल थी। अब्राहम एग्रीमेंट का सऊदी ने विरोध नहीं किया, तो एक प्रकार से ये मान्यता ही हम लोग गिन सकते हैं। मगर यहाँ सऊदी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई इजराइल ने जो पैलेस्टीन लोगों को बाहर निकाला, जिनको अपने देश से खदेड़ा, वो बहुत ही निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और हिंसा जो हो रही है वो भी निंदनीय है, वो भी होनी नहीं चाहिए। फिर साथ ही इसके साथ पाकिस्तान के पीएम यानी कि जो है हमारे चहीते प्रधानमंत्री इमरान खान, जब वे सऊदी की टूर पर गए थे, सऊदी यात्रा पर थे, तब उन्होंने भी यहाँ इस मुद्दे को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ट्विटर हैंडल का सहारा लिया और बोला कि इजराइल में जो आज हो रहा है वो बहुत ही दुखद है, और साथ ही में मानवता वो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उनका भी उल्लंघन इजराइल कर रहा है, तो कृपया वो समझ ले। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं थी जो कि विश्व के अलग अलग देशों से आ रही थी। मगर यहाँ अब हमें समझना है कि इजराइल ये पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहता है। देखिए, इजराइल का एक ही मानना है, इजराइल इस बात के ऊपर फर्म है कि वो किसी भी प्रकार का टेररिस्ट एलिमेंट या टेरर एलिमेंट किसी भी प्रकार का टेरर एलिमेंट वो सह नहीं सकता अपने देश के अंदर। और जब जब ऐसे
तत्वों का जन्म होगा तब तब इजराइल जो है वो उनको मारने के लिए तैयार है, बेबस है। ऐसा यहाँ इजराइल के जो है ऑफिशियल्स के द्वारा यहाँ हमें स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो ये सारा मुद्दा था जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास किया, ताकि आपकी समझ इस पूरे मुद्दे के ऊपर स्पष्ट हो, आपके ज्ञान में भी इजाफा हो। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में। वी वेलकम योर सजेशंस, वी वेलकम योर फीडबैक। साथ ही में आप आपके डाउट्स भी पूछ सकते हैं खुल के, जनरल स्टडीज़ को लेकर, इस विषय को लेकर, अन्य विषय को लेकर हमें आवकार्य है। तो आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के अगले सेशन में एक अलग मुद्दे के साथ, विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी।